तो इस वीडियो के थ्रू आप पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स को एक क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। जो भी स्टैटिस्टिक्स हम लोग क्लास 11th या क्लास 12th में पढ़ते हैं वो सारी के सारी स्टैटिस्टिक्स आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा इस क्वेश्चन के थ्रू कि स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है और उसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको शुरू कैसे करेंगे। ये हम लोग के पास कुछ टेबल टाइप सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, जिसमें कुछ टीचर्स की फ्रीक्वेंसी हम लोगों को दी हुई है 30, 23, 20, 14 और 10। और उन पर्टिकुलर टीचर्स की एज की रेंज दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे जो 30 टीचर है ये 25 से लेकर 30 के एज ग्रुप में है, और यहाँ पे ये जो 23 टीचर्स है ये 30 से लेकर 35 के एज ग्रुप में है। यहाँ पे जैसे कि 20 टीचर्स है ये तुम्हारे 35 से लेकर 40 के एज ग्रुप में है, और 14 टीचर तुम्हारे 40 से 45, और 10 टीचर्स ऐसे हैं किसी स्कूल में जिनका एज ग्रुप 45 से 50 है। तो पर्टिकुलरली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सा भी स्कूल है जिसका ये डेटा है वो स्कूल बहुत अमीर है, क्योंकि कुल मिला के देखो कितने सारे टीचर्स हैं और बहुत ही वैरायटी भी है टीचर्स में। ये जूनियर टीचर के साथ सीनियर टीचर्स भी हैं। तो ये लंड बातें को बाद में रखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये आता है, जो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन इसमें करेंगे कि दैट इट इज़ व्हाट टाइप ऑफ डेटा। जो हम लोगों को ऊपर दिया हुआ है, ये जो लिस्टिंग दी हुई है, ये इसके डेटा का टाइप क्या है। देखो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है कि ये तुम्हारा एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है। ये तुम्हारा एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, और ये तुम्हारे ऑर्गेनाइज्ड डेटा के साथ साथ एक प्राइमरी डेटा भी है। अब डेटा क्या होता है। डेटा तुम्हारा होता है कोई इंफॉर्मेशन या कोई फैक्ट जो कि तुम सर्वेज या सेंसस के थ्रू कलेक्ट करके लाते हो। अब मैं इनको डेटा कैसे बोल रहा हूँ भाई, डेटा ही तो है। हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पता किया है टीचर्स के बारे में ऑन द बेसिस कि उनका एज क्या है। हम लोगों ने सारे एक पर्टिकुलर स्कूल के सारे टीचर्स की एज ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन को हासिल किया है, उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए ये डेटा कौन सा है, ये एक ऑर्गेनाइज डेटा है, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है सारे के सारे टीचर्स को एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एज के ग्रुप में। और ये प्राइमरी डेटा इसलिए है क्योंकि प्राइमरी डेटा तुम्हारा एक रिलायबल डेटा होता है। रिलायबल डेटा मतलब ट्रूथफुल डेटा, मतलब ये डेटा सही है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है तो सही डेटा होगा, मतलब लोग रिलाई कर सकते हैं इस डेटा पे कि आगे जो भी हम लोग कैलकुलेशन इस डेटा के थ्रू करेंगे वो सारे के सारे कैलकुलेशन भी कंसिस्टेंट होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है व्हाट टाइप ऑफ डेटा। तो ये है ऑर्गेनाइज डेटा और ये है तुम्हारा प्राइमरी डेटा। तो ये पहला क्वेश्चन है। सारे टॉपिक्स अपन कवर करेंगे, चिंता मत कीजिए आप। जो दूसरा क्वेश्चन आएगा यहाँ पे इस टेबल से रिलेटेड, वो आएगा व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल यूज्ड। व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल यूज्ड, कौन से प्रकार का वेरिएबल को बेटा इस डेटा में इस्तेमाल किया गया है। तो इसका आंसर है मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि क्वांटिटेटिव, वेरिएबल को इस्तेमाल किया गया है, और ये तुम्हारे के कंटिन्यूस वेरिएबल्स भी हैं। अब इस चीज़ को मैं तुमको थोड़ा समझाता हूँ। अब सबसे पहले तो मैंने तुमको क्या समझाया था कि डेटा क्या होता है। डेटा तुम्हारा कुछ नहीं, डेटा सिर्फ तुम्हारा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन होता है जो कि तुमको एक्सटर्नल सर्वेस या सेंसस के थ्रू पता करके मिलता है। ठीक है, इस डेटा में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं इस डेटा के अंदर जो कि इस डेटा को बनाते हैं। उन छोटे छोटे एलिमेंट्स को अपन बोलते हैं वेरिएबल्स। मतलब इन छोटे छोटे वेरिएबल्स को कंबाइन करके हमारा पूरा डेटा बनता है। और ये चीज़ हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, जैसे कि एक टीचर का एज 26 हो सकता है, दूसरे का 28 हो सकता है, तीसरे का 31 हो सकता है। तो ऐसे करते करते तुमने कुल मिला के बहुत सारे टीचर्स की लिस्टिंग की होगी। तो इसमें पर्टिकुलर एक वेरिएबल है, ये सारे के सारे इंडिविजुअली एक वेरिएबल है। तो बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ रख के हम लोगों ने एक डेटा बनाया है, और उसको बाद में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज तरीके से इस टेबल के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया है। तो ये जो इंडिविजुअल टीचर्स के नाम और उनका एज होता, उसको हम लोग यहाँ पे वेरिएबल मान रहे हैं।
ठीक है, क्योंकि वेरिएबल वही छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके थ्रू डेटा बनता है, जो कि इस केस में कुछ नहीं है, इंडिविजुअल टीचर्स का इंडिविजुअल एज, यहाँ पे हम लोग इसको वेरिएबल कह सकते हैं। अब वेरिएबल के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, जनरली वेरिएबल के दो प्रकार होते हैं। इस केस में तो खैर अपन ने दे दिया है कि किस प्रकार का वेरिएबल है ये, बट जनरली वेरिएबल के दो प्रकार होते हैं, वो होते हैं मेजरेबल और दूसरे प्रकार के होते हैं नॉन मेजरेबल। जो मेजरेबल डेटा हो, जो मेजरेबल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी बोलते हैं, और जो हमारे अनमेजरेबल होते हैं उसको हम लोग क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं। मेजरेबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको फिजिकली मेजर किया जा सकता है। जैसे कि मान लो कोई डेटा है जो कि हम लोग ने निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग लाइक इंटेलिजेंस। मान लो अपन ने 5 लौंडे खड़े कर दिए, ये तीसरा, चौथा, 5, ठीक है, ये 5 लौंडे अपन ने खड़ा कर दिया। और मान लो एक बंदा है, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए आया है, ये एक सर्वेयर है। सर्वेयर वो आदमी होता है जो कि डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, सर्वे करता है। तो इस बंदे ने क्वेश्चन पूछा कि मेरे को आपके रिकॉर्ड चाहिए कि आप कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। जब इस बंदे ने इससे पूछा कि ये कितना इंटेलिजेंट है, तो इसने बोला वेरी इंटेलिजेंट। जब इस बंदे ने इससे पूछा तो इसने बोला एवरेज। जब इस बंदे ने इससे पूछा तो इसने बोला आई एम क्वाइट इंटेलिजेंट। जब इस बंदे ने इस भाई साहब से पूछा तो इसने भी बोला एवरेज। और जब इस बंदे ने इससे पूछा तो इसने बोला पुअर, ठीक है। मतलब ये बंदा बहुत ही लो कॉन्फिडेंट है अपनी ज़िंदगी के साथ, जो कि अपने आप को बहुत कम इंटेलिजेंट समझता है। हालांकि मेरे हिसाब से कोई कम इंटेलिजेंट, ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता, सबकी अपनी एक प्रोफाइल होती है, ठीक है। सबका अपना एक गोल होता है जिसके थ्रू वो वर्क करता है, तो वो उस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छा होता ही है, बाकी सारी चीज़ में ख़राब होता है। ये सिर्फ एक परसेप्शन है जिसके थ्रू लोग एक आदमी को एक पर्टिकुलर फील्ड में जज करते हैं। तो यहाँ पे ये जो सर्वेयर ने जब डेटा कलेक्ट किया इन 5 लड़कों का, तो इससे अपने डेटा में क्या लिखा होगा, वेरी इंटेलिजेंट। पहले वाले ने बोला वेरी इंटेलिजेंट, दूसरे वाले ने बोला एवरेज, तीसरे वाले ने बोला क्वाइट इंटेलिजेंट, चौथे वाले ने बोला एवरेज और 5वें वाले ने बोला पुअर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते भाई साहब, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे इस ऑब्जर्वेशन को देख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी आँख है और मैं इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ पे देख रहा हूँ। तो अगर ये डेटा का जो इंडिविजुअल वेरिएबल है, जो कि है फर्स्ट पर्सन का वेरी इंटेलिजेंट, सेकंड पर्सन का एवरेज, थर्ड पर्सन का क्वाइट इंटेलिजेंट, फोर्थ पर्सन का एवरेज और फिफ्थ पर्सन का पुअर, ये सारे जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं जिनको कंपाइल करके ये पूरा का पूरा डेटा ये सर्वेयर एक जगह लिखेगा, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वेरी इंटेलिजेंट कोई सेंस नहीं बना रहा है। क्या पता ये बंदा अपने हिसाब से अपने आप को वेरी इंटेलिजेंट बोल रहा हो। तुमको भी पता आजकल बहुत फेकू लोग हैं, अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट बोलते हैं, ठीक है। और बहुत अंडर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में इंटेलिजेंट होते हैं, बट अपने आप को वो पुअर समझते हैं, दे आर लो कॉन्फिडेंट पीपल। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई फिक्स डिफाइंड रूल नहीं है कि वेरी इंटेलिजेंस से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि बंदा कितना इंटेलिजेंट है। और तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूँ, IQ इंटेलिजेंट क्वेश्चन मेजर क्वांटिटी जो होती है ना, वो भी एग्जैक्ट नहीं होती, ठीक है। वो सिर्फ एक परसेप्शन है, कुछ टेस्ट के थ्रू या कुछ लॉजिक टेस्ट के थ्रू वो वैल्यू निकाली जाती है IQ किसी इंसान की, बट वो वैल्यू भी एकदम डिफाइन नहीं कि वो एकदम ट्रूली बता सके कि वही तुम्हारी इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस गॉड का दिया हुआ एक गिफ्ट है जिसको तुम अपने पास रखो, जिसकी वैल्यू को किसी एक पर्सन के विद रिस्पेक्ट में किसी एक सेंस के थ्रू नहीं यूनिकली निकाला जा सकता है। तो ऐसे क्वांटिटी, ऐसे डेटा को या ऐसे वेरिएबल्स को अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं इनको नॉन मेजरेबल। अब यहाँ पे देखो मेजरेबल है, ये मेजरेबल डेटा है। कैसे? क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं उनका एज ग्रुप दिया हुआ है, एज अपने को पता है 25, 30, ये सब कैलकुलेटेबल है। इसे ये कैसा डेटा है? ये तुम्हारा मेजरेबल डेटा है, मेजरेबल वेरिएबल का टाइप है ये डेटा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है मेजरेबल वेरिएबल, ठीक है। अब मेजरेबल में भी 2 प्रकार के होते हैं भाई साहब। मेजरेबल वेरिएबल भी तुम्हारे 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और एक होता है तुम्हारा कंटिन्यूअस वेरिएबल, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है टीचर का इंडिविजुअल एज। अब क्या है यहाँ पे तुम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल टीचर का एज पता लगा सकते हो? नहीं, तुमको रेंज दिया हुआ है मगर तुमको पर्टिकुलर एज नहीं दिया हुआ। तो ऐसे केस में डिस्क्रीट वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास डिस्क्रीट वेरिएबल की वैल्यूज प्रेजेंट नहीं है। अगर होती तो हमारे पास एक एक टीचर का एक एक एज दिया हुआ होता, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर टीचर की कंपाइल्ड रेंज ऑफ एज दिया हुआ है। ये वेरिएबल तुम्हारा कंटिन्यूस वेरिएबल के फॉर्म में है, जिसमें जो आंसर या वेरिएबल है हमारा वो एक कंटिन्यूस रेंज के अंदर है, फ्रॉम 25 to 30 to 30 to 35 to 35 to 40 to 40 to 45 to 45 to 50। इसलिए ये तुम्हारा मेजरेबल या क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, साथ में ये तुम्हारा एक कंटिन्यूस वेरिएबल भी है। तो इसका मतलब अगर तुम मुझसे पूछो कि कौन सा टाइप का वेरिएबल यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, तो सीधा बोल दो क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। क्वांटिटेटिव क्योंकि मेजर किया जा सकता है, कंटिन्यूअस क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक एज टीचर्स का नहीं दिया हुआ है, वेरिएबल्स जो कि आपस में मिलकर एक डेटा बनाते हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। मैंने तुमको कम्प्लीटली डेटा के बारे में बताया यहाँ पे अभी तक, और वेरिएबल्स के बारे में भी बता दिया अभी तक, ठीक है ना। क्वेश्चन के थ्रू इस पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक्स को ओवर कर दूंगा, ठीक है। जितना भी जेई तक आता है, जेई एडवांस में तो खैर तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट मेंस के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर मेंस के क्वेश्चन में तुम्हारा एक या दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाता है, ठीक है। तो और ये हल्के हल्के चैप्टर्स करना ईजी भी है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे चैप्टर होते हैं कैलकुलस, भाई वो टफ होता है, तो अगर तुमको नंबर चाहिए जल्दी से तो तुम हल्के चैप्टर्स को खींच सकते हो। तीसरा क्वेश्चन क्या आ रहा है भैया? तीसरा क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज। तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज। अब देखो अपने को पता है कि नंबर ऑफ टीचर या फिर फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कि जितनी भी वैल्यू जिस एज के अंदर है वो अपने आप को कितने बार रिपीट कर रही है। जैसे कि 25 to 30 अपने आप को 30 टाइम्स रिपीट कर रही है, 30 to 35 अपने आप को 23 टाइम्स रिपीट कर रही है, 35 to 40 अपने आप को 20 टाइम्स रिपीट कर रही है, 40 to 45 अपने आप को 14 टाइम्स रिपीट कर रही है, और 45 to 50 अपने आप को 10 टाइम्स रिपीट कर रही है। तो ये नंबर ऑफ टीचर या फिर फ्रीक्वेंसी का काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर अपने आपको अगर अपन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, देख रहा है कि यहाँ पे इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 30, 23, 20, 14 और 10 के पैक्स या क्रिस्टल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बैंड तो तुम्हारे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को तुम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर तुम्हारे पास आता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर तुम्हारे पास सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल आता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम समझ ही गए होगे इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तब होता है जब तुम्हारा इंडिविजुअल वेरिएबल x1, x2, x3 ऐसे तुमको एक रॉ फॉर्म में दिया होता है, ठीक है। मतलब तुमको ऐसे ही x4, x1, x2, x3 ऐसे फॉर्म में जब डेटा अवेलेबल होता है उस केस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा तब होता है जब तुम्हारा कोई सर्टन वेरिएबल x1 f1 टाइम रिपीट करता है, कोई सर्टन वेरिएबल x2 f2 टाइम्स रिपीट करता है, कोई सर्टन वेरिएबल x3 f3 टाइम्स रिपीट करता है, एंड सो ऑन अप टू अ सर्टन वेरिएबल xn रिपीटिंग itself f1 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तो हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप हो गया है। बट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, तुम्हारे पास एक रेंज होता है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज ऑफ क्या बोल सकते हैं,
वेरिएबल्स बोल सकते हैं, रेंज ऑफ वेरिएबल्स बोल सकते हैं, इनका एक अपना फ्रीक्वेंसी होता है। जब तुम इनको ग्रुप करते हो तो जब तुम रेंज ऑफ वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी को एक टेबुलर फॉर्म में ग्रुप करते हो तो बनता है तुम्हारा कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इस केस में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास रेंज ऑफ वेरिएबल्स अवेलेबल है, उनका इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, उसको हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रुप किया हुआ है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका क्या टाइप है, यहाँ पे ये टाइप है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो एक एक टॉपिक हम लोग इसमें कंप्लीट कर डालेंगे। तो चौथा क्वेश्चन में जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि डेटा टाइप आइदर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। ओके, डेटा टाइप आइदर इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। अब देखो यहाँ पे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, ये सिंपली बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपने पास क्या दिया हुआ है, अपने पास क्लासेस दी हुई है 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। ठीक है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अपर लिमिट ऑफ अ क्लास और जो लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास सक्सीडिंग इट आर सेम। Similarly, upper limit of this class and the lower limit of a class succeeding this class is also the same. तो ऐसे सिचुएशन पे जब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तुमको मिलेंगे तो ऐसे टाइप को तुम क्या बोलोगे, एक्सक्लूसिव डेटा टाइप। हम लोग इसको एक्सक्लूसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हम लोग 25 से 30 मान रहे हैं ना, इसमें हम लोग ये 30 को ना एक्सक्लूड करते हैं, इस 30 को एक्सक्लूड करते हैं और यहाँ पे इस 30 को इंक्लूड करते हैं। मतलब है कि इस क्लास, मतलब कि एक्सक्लूसिव डेटा टाइप का जो हमारे पास क्लास होता है जिसका अपर लिमिट ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग अ क्लास इज इक्वल्स टू द लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास सक्सीडिंग इट साइमल्टेनियसली, वी ऑलवेज इग्नोर द टर्म प्रेजेंट इन द लास्ट in the exclusive data type, and that thing is considered inside as the first term in the class preceding it. हाई-फाई इंग्लिश बोली है मैंने अभी। ठीक है, सीधा साधा भाषा में यही कहना चाह रहा हूँ कि जब तुमको ये आपस में बराबर दिखे तो ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव डेटा टाइप है। और एक्सक्लूसिव इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये 30 यहाँ पे इंक्लूड ना होकर यहाँ पे होता है, ये 35 यहाँ पे इंक्लूड ना होकर यहाँ होता है, ये 40 यहाँ पे इंक्लूड ना होकर यहाँ होता है, ये 45 यहाँ पे इंक्लूड होकर यहाँ होता है। मतलब लास्ट में कोई इंक्लूड नहीं होता, लास्ट के जितने भी फर्स्ट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव इसका उल्टा होता है। इंक्लूसिव में क्या होगा, तुम्हारे पास कोई ऐसा डेटा होता है, इंक्लूसिव में ऐसा डेटा होता है कि ये तुम्हारे सेम नहीं होते, अरे ये तुम्हारे अलग होते हैं। ठीक है, बट इनको सेम किया जा सकता है। मतलब ये जो इंक्लूसिव फॉर्म है, अगर तुमसे पूछा जाए कि इस इंक्लूसिव फॉर्म को तुम एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो क्या करोगे, जितने भी लोअर लिमिट है क्लासेस के उसमें -0.5 कर दो। ठीक है, और जितने भी अपर लिमिट है या अपर क्लास है सारे के सारे क्लास इंटरवल्स के, उनमें +0.5 कर दो कि हो जाएगा क्या, तुम्हारा 24.5, 29.5, हो जाएगा 29.5, 33 नहीं 34.5, हो जाएगा 34.5 से लेके तुम्हारा 39.5, हो जाएगा तुम्हारा 39.5 से लेके 45.5। तो देखो एक्सक्लूसिव तुम्हारा सॉरी इंक्लूसिव तुम्हारा एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी भाई। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पूछो कि यहाँ पे डेटा कैसे है, देख सकते हो कि भाई यहाँ पे तुम्हारा इसका लास्ट ऑफ द
preceding class is matching with the first term in the class succeeding it, तो ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव टाइप है. ठीक है, दिस वॉज द फोर्थ क्वेश्चन और सिंपल ही था. अभी अपन बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. Question number 5. Write all lower limit and upper limit of the class interval. यार तो बहुत सिंपल है. इसमें क्या करना है? We need to write all lower limit. Write all the lower limit and upper limit of class interval. Of exclusive क्लास इंटरवल्स. लास्ट के पार्ट को एक्सक्लूड करना है बाबू. तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है, और ये तुम्हारे क्लास इंटरवल्स. तो क्लास इंटरवल्स कितने भाई साहब तुम्हारे? 25 से 30, 30 से 35, 35 से तुम्हारे 40, 40 से तुम्हारे 45 और फिर 45 से तुम्हारे 50. ठीक है, दिख रहा है? नहीं, मेरे को लग रहा है नहीं दिख रहा है. थोड़ा सा एज हो गया है. मैंने तुम समझ ही सकते हो मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूँ. लोअर लिमिट ये सारे टर्म्स होते हैं तुम्हारे, तो लिख लें इनको. 25, 30, 35, 40, 45. और अपर लिमिट होता है तुम्हारा 30, 35, 40, 45, 50. It's going like 25 to 30 to 30 to 35 to 35 to 40 to 40 to 45 to 45 to 50. ठीक है, and these things are equal. That's why it is basically making them as exclusive. ठीक है. अगला क्वेश्चन करते हैं. अब ये 5वां क्वेश्चन भी हो गया है. ठीक है, क्लास साइज यहाँ पे क्या होता है? अच्छा, क्लास साइज होता है तुम्हारा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो कि सेम रहता है तुम्हारा जनरली. क्लास साइज तुम्हारा अपर लिमिट क्या है भाई साहब? 45. लोअर क्या है तुम्हारा? 25. ठीक है. अच्छा, क्लास साइज के हिसाब से बात हो रही है तो 30 माइनस 25 जो कि 5 है तुम्हारा. 35 माइनस 30 ये भी 5 है. 40 माइनस 35 ये भी 5 है. 45 माइनस 40 ये भी 5 है. तो 50 माइनस 45 ये भी 5 है. तो यहाँ पे जितने भी हमारे क्लास इंटरवल्स हैं उन सारे का सारे क्लास इंटरवल्स का क्लास साइज 5 आ रहा है, जो कि सबका सेम है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जिस डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग काम कर रहे हैं वो एकदम यूनिफॉर्म है. तो अभी हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. एक मैं ग्रस को मिटा दूँ, उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीना पसंद करूँगा. अब अगला क्वेश्चन करते हैं बाबू. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 अपन से ये कह रहा है कि वी नीड टू फाइंड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास इंटरवल. ओके, कैलकुलेशन ऑफ relative frequency of each class intervals. तो सिंपल है. तो सबसे पहले अपन के पास क्लास इंटरवल आएगा, फिर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी.
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, ठीक है। तो क्लास इंटरवल 25 से लेके 30 है, फिर तुम्हारा 30 से लेके 35 है, फिर तुम्हारा 35 से 40 एक क्लास है, फिर 40 से लेके 45 एक क्लास है, और फिर 45 से 50 भी तुम्हारा एक क्लास है। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी 30, 23, 20, 14 और 10। तो ये टोटल मिला के कितना फ्रीक्वेंसी हो गया है, टोटल मिला के कितना हो गया, तो 14, 10, 24, 34, 44, 54, 64 प्लस 3 67, इसको 33 बना देते हैं यार, 33 बना देते हैं, 100 हो जाएगा, ठीक है, आसान पड़ेगा। 24, 34, 44, 54, 64, 65, 66, 67, 77, 87, 97 प्लस 3 100। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या हो गई भाई साहब, 33 इंटू 100 इंटू 100%, 23 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%, 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड विद 100%, 14 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%, 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%। मतलब एक तरीके से तुम ये बोल सकते हो कि रिलेटिव फ्रिक्वेंसी तुम्हारा और कुछ नहीं 33% है, 23% है, 20% है, 14% है और 10% है विद रिस्पेक्ट टू है तो कैलकुलेशन दैट वी हैव डन। 100 डिनोमिनेटर में आ रहा है, ऊपर के न्यूमरेटर के 100 को परसेंटेज के फॉर्मूले में कैंसिल करके तुमको नंबर ऑफ टीचर तथा फ्रिक्वेंसी जो कि इन रेंज की दी हुई है, यही असल में तुम्हारे रिलेटिव फ्रिक्वेंसी परसेंटेज भी बन जाएंगे, ठीक है। तो रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐसे कैलकुलेट की जाती है और इसका फंडा भी जो है कि ये तुम्हारा होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है तुम्हारा इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। इस चीज़ का फंडा भी हमारे दिमाग में अब क्लियर हो चुका है। तो आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन थ्रू स्टेप डेविएशन। अब शुरू हुआ है चैप्टर, ठीक है। अब शुरू हुआ है बेटा असली तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स। अब मैं लिखूंगा हेडिंग स्टैटिस्टिक्स। अभी तक तो मैं डेफिनेशन पेज रहा था, ठीक है। तो चैप्टर तो तुम्हारा अब शुरू होता है। तो इसके बाद जो हमारे टॉपिक्स है जैसे कि अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना, मीन और मीडियन कैलकुलेट करना, मोड कैलकुलेट करना, ठीक है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर दिया हुआ है ये सिमेट्रिकल है या असिमेट्रिकल है, न्यूट्रलिटिक है, ये देखना कैसे देखते हैं वो भी देखेंगे। इसका ग्राफ कैसा होगा वो भी जानेंगे, मतलब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में ग्राफ कैसा होगा वो भी जानेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे किस प्रकार का सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका रेंज क्या है। फिर हम लोग इसका जानेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन, देन मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। फिर हम लोग जानेंगे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेरिएंस। फिर अपन इसका जानेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द डेटा इन परसेंटेज, मतलब कि ऑब्वियस ही बात है ये कैसा डेटा है, ये अपने आप को कितना स्कैटर करता है विद रिस्पेक्ट टू अपने आप को ये कितना कंप्रेस करता है। तो ऐसे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए अगली वीडियो आएगी, वीडियो नंबर 2 इसी सीरीज़ की। तो अगर आप कोई है जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं जिनकी फटी हुई है स्कूल के एग्ज़ामों से, तो वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और जब तक आप देखोगे तब तक वो अपलोड हो भी चुकी होगी। तो मेरे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके सेकंड पार्ट की वीडियो को देखिए। तब तक के लिए अगर मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है, कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद देखो जो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स है ना, इसके बाद जो भी हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स में वो तुम्हारा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होगा, ठीक है। ये तुम्हारा 2 तरीके का होगा, सेंट्रल कंप्रेशन और सेंट्रल डिस्पर्शन। मतलब सेंटर के अबाउट कंप्रेशन कितना होगा डेटा का और सेंटर के अबाउट इस डेटा का डिस्पर्शन कितना होगा, उसका कैलकुलेशन करेंगे अब हम लोग। कंप्रेशन के लिए अपने पास आता है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, फिर अपने पास आता है मोड, आता है अपने पास मीडियन भी आता है अपने पास। और सेंट्रल डिस्पर्शन के लिए अभी तक जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेंज, अपन पढ़ेंगे मीन डेविएशन अबाउट द मीन,
इसके बाद अपन पढ़ेंगे मेन डेविएशन अबाउट द मीडियन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, और फिर अपन पढ़ेंगे वेरिएंस। इन दोनों को कैसे अपन कोरिलेट कर सकते हैं थ्रू कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सारी की सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आ जाएगी, तब तक के लिए इसको वेट करें। वैसे तो तब तक आप देखोगे आ भी जाएगी।